हमने पढ़ा था अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। और इसमें हम पढ़ेंगे कि ये है क्या। दरअसल इस पर जो चित्र दर्शाया गया है उसमें ओ एक्स एक्स अक्ष पर मुद्रा की मात्राएं मापी गई हैं और ओ वाई पर करों से उत्पन्न सीमांत त्याग या अनुपयोगिता और खर्च से प्राप्त सीमांत लाभ या उपयोगिता मापे गए हैं। इसमें एम बी वक्र मुद्रा की मात्राओं के व्यय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता की स्थिति को दर्शाता है, जो व्यय के बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। इसी प्रकार एम एस वक्र कर व अन्य राजस्व के रूप में मुद्रा की मात्राओं के बढ़ने के साथ साथ बढ़ते सीमांत त्याग या अनुपयोगिता को दर्शाता है। दोनों वक्र एक दूसरे को पी बिंदु पर काटते हैं, जिससे ओ एम मुद्रा की मात्रा पर, है ना, अर्थात ओ एम कर राजस्व व ओ एम सार्वजनिक व्यय पर पी एम सीमांत त्याग की मात्रा पी एम सीमांत लाभ की मात्रा के बराबर हो जाती है। ये क्या स्थिति है? अधिकतम सामाजिक लाभ ओ एम कर राजस्व एवं ओ एम सार्वजनिक व्यय करने पर प्राप्त होता है। इस चित्र से ये क्लियर है। अब यदि ओ एम से ज़्यादा कर राजस्व इकट्ठा किया जाएगा तो समाज को लाभ के बजाय हानि होने लगेगी, हानि अधिक हो जाएगी, क्योंकि चित्र में ओ एम वन कर राजस्व पर सीमांत लाभ M1 P1 मिलता है और सीमांत त्याग M1 P2 करना पड़ता है, जिससे शुद्ध हानि P1 P2 होती है। क्लियर? अब इसलिए OM से आगे कर लगाने व खर्च करने से अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की अवहेलना होती है। ठीक है। इसी प्रकार OM से पहले अगर हम करेंगे उस स्थिति में OM कर की मात्रा व OM सार्वजनिक व्यय की मात्रा अधिकतम सामाजिक लाभ को दर्शाती है। और इस विवेचन से ये क्लियर है कि सम सीमांत उपयोगिता के नियम का सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जो कृषकों को उर्वरकों आदि देने पर सब्सिडी देने या ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के बीच अगर व्यय के बीच चुनाव करना होता है तो सरकार अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का उपयोग करती है। अब हम पढ़ेंगे कि अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की सीमाएं क्या हैं। ठीक है। इसमें ये माना जाता है कि इसकी इम्पोर्टेंस तो है ही, लेकिन सरकार के लिए कराधान की सीमांत उपयोगिता को सार्वजनिक व्यय की सीमांत उपयोगिता के बराबर करना असंभव माना जाता है। ये माना जाता है कि सर्वप्रथम विभिन्न करों का नियोजन इस प्रकार करना होता है कि प्रत्येक कर की सीमांत इकाई का त्याग या भार समान किया जा सके, और ये काम आसान नहीं होता। एक तो उपयोगिता या लाभ का अनुमान काफ़ी कठिन होता है और फिर उसे समान करना काफ़ी कठिन होता है। इसी प्रकार सार्वजनिक व्यय का विभिन्न दिशाओं में नियोजन इस प्रकार करना होता है कि प्रत्येक दिशा में व्यय की सीमांत इकाई का लाभ समान किया जा सके, और ये भी बहुत मुश्किल है। इसी प्रकार अधिकतम सामाजिक लाभ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी वित्तीय क्रियाओं का ज्ञान आवश्यक है, जो व्यवहार में आसान नहीं होता। इसलिए इसकी जो नियम है इसकी क्रियाशीलता रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है,
और व्यवहार में ये सब आंकड़े जुटा पाना आसान नहीं होता। सरकार जो होती है वो कई स्तरों पर कर लगाती है, खर्च करती है, जैसे केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय स्तर आदि। इसमें तालमेल भी नहीं हो पाता, या जो वो सरकार जो खर्चे या निर्णय लेती है करों का, उस पर राजनीतिक कारणों, विश्व की परिस्थितियां, वैश्वीकरण की प्रवृत्तियां या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का जो प्रभाव है, इन सब का भी योगदान होता है। तो आसान नहीं होता अधिकतम सामाजिक लाभ की अनुपालना पूर्णतः हो सके। इसके अलावा सरकार बजट को संतुलित रखने पर बल देती है। तो उस स्थिति में बजट बनाकर विकास की प्रक्रिया को तो तेज कर देती है, घाटे की अर्थव्यवस्था को अपनाकर। लेकिन इसमें सामाजिक लाभ का जो सिद्धांत है उसकी पूरी प्रक्रिया नहीं हो पाती।